देखिए, इसको देखना, इसमें माननीय न्यायालय के एक वरिष्ठ माननीय न्यायाधीश की टिप्पणी आई है, उस पर ज़्यादा कहने का अधिकार हमको नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोरोना काल ज़बरदस्त तरीके से आता है तो चुनाव पीछे हैं और बीमारी पहले है, हिफाजत होना ज़रूरी है। लेकिन देखने में अभी ऐसा नहीं लगता कि कोरोना कोई विकराल रूप धारण कर रहा है, तो इसलिए चुनाव समय से होने चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव आ जाता है तो उसके साथ साथ कोरोना भी आ जाता है? पिछले दौर के लिए कहा तो जाएगा, लेकिन बंगाल चुनाव हुए, बिहार चुनाव हुए, लेकिन आवाम की ये भावना हो सकती है, ये जनमानस की धारणा हो सकती है कि चुनाव कमज़ोर तो कोरोना मजबूत, ये बात तो हो सकती है। अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में 4 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि अब रालोद और सपा का गठबंधन भी है, तो अमरोहा में कितनी सीटें मिलने के चांस है रालोद को? देखिए, जहाँ तक सीट मिलने की या ना मिलने की बात है तो उसके विषय में तो ये कहा जा सकता है, ऐसा मानिए कि 403 निर्वाचन की सीटें हैं, उन 403 पर ही हम लड़ेंगे। ऐसे मानिए जब गठबंधन है तो कहीं पर हमारा निशान है, कहीं पर सहयोगियों का निशान है, तो लिहाजा 403 सीट पर हम लोग दावे के साथ लड़ेंगे। और उसके अलावा जहाँ तक अमरोहा की सवाल है, नल के झंडे पर लड़ने की बात है, तो हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी इस बात के लिए यकीनन कोशा है कि उनके नेता चुनाव लड़ें, और यकीनन हमें ऐसा लगता है कि हमारे दल के लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारे निशान पर चुनाव लड़ेंगे। धनोरा में भी जो है जाट समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि सीट जो है रालोद के खाते में जानी चाहिए। जिस प्रकार से बाहरी जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं मैदान में और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि रालोद में जो है बात की जाए अमरोहा की तो धनोरा में ज़्यादा जो है तो मतलब अपने मजबूत की मेहनत की है, तो उसे आप किस प्रकार से देखें? देखिए, जहाँ तक धनौरा और नौगामा की बात है तो नौगामा में आपके सामने वहाँ से जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुआ हूँ, और कोई सदन ऐसा नहीं बता कि जिसमें मैं उस सदन में, गांव के सदन से लेकर असेंबली तक कोई सदन ऐसा नहीं बचता जिसके लिए मैं निर्वाचित ना हुआ हूँ। तो यूँ तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, 100% मेरी मंशा है, और हमसे ज़्यादा मजबूत और कौन आदमी मिलेगा। सीधी सीधी अपनी बात स्वयं कह रहे हैं, लेकिन हमारे नेता का जो हुक्म है वो सर्वोपरि है, नेता का फैसला सर्वोपरि है। और जहाँ तक किसी का विरोध करना जाति विशेष का, राष्ट्रीय लोकदल किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल एक जनमानस की, एक विश्वास की पार्टी कहिए, बल्कि मत कहिए। तो इसलिए विरोध करने से, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता का फैसला सर्वोपरि है। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें निकलने वाली है इस बार? देखिए, जहाँ तक सरकार बना रहे हैं गठबंधन के साथ, हम सरकार का अहम हिस्सा होंगे, तो सरकारें जो बनती हैं तो बहुमत से बनती हैं। तो आप हमारी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से आवाम को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम सरकार में जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और वो भी जो है अपना चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, और कल उन्होंने भी कहा था कि पुलिस वालों को धमकाते हुए बोला था कि योगी जब तक मुख्यमंत्री, जब तक आपकी खैर उसके बाद जो है तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो क्या लग रहा है ये जो कैंपेन हो रहा है जिस प्रकार से, तो नुकसान होगा इसको सपा? देखिए, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, काबिल हैं, बैरिस्टर हैं, अपने क्षेत्र में बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का ठेकेदार हिंदुस्तान में कोई नहीं बन सकता। आज ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब इस ज़ुबान में बोलकर ये जताना चाहते हैं कि मुसलमानों के वो ठेकेदार हैं। मुसलमान में उनसे ज़्यादा अच्छी शख्सियत इस मुल्क में रहती है, मुल्क हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। ओवैसी साहब इसके लिए कोई ठेकेदार नहीं है। और जहाँ तक रही धमकाने की बात, इस चीज़ को आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी देखें, देश के प्रधानमंत्री जी देखें, छोटे छोटे मुकदमों पे, छोटी छोटी बातों पर लोग जेल जाते हैं। तो ओवैसी साहब के खिलाफ भी तो धारा बनती है कि उन्होंने जब धमकाया है तो मुकदमा उनके खिलाफ भी लिखा जाना चाहिए। ये तो सरकार का जो प्रशासन है उसका फैसला है, उस बात का तो उन्हें जवाब देना चाहिए। और जहाँ तक उनके फैक्टर की बात है, वो पहले से लड़ते चले आ रहे हैं। जब वो वहाँ से चलते हैं तो उनको बीच में महाराष्ट्र से गुजरना होता है, मध्य प्रदेश से गुजरना होता है, राजस्थान से गुजरेंगे, हरियाणा से गुजरेंगे, काफ़ी स्टेट पार करके आते हैं। पहले वो तेलंगाना में अपनी हुकूमत बनाएं और वहाँ पर मुसलमानों की हिफाजत करें, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तशरीफ़ लाए। यहाँ का मुसलमान खुद अपनी हैसियत रखता है और अपनी हिफाजत करना जानता है। अगर बात की जाए मंडल की, मुरादाबाद मंडल में क्या लग रहा है ओबीसी की पार्टी के द्वारा कितना नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं हो सकता। सही फैसले समय पर गठबंधन अगर लेता है तो कोई नुकसान नहीं होता। यूँ तो छोटी मोटी बातें, जब दल है तो चुनाव लड़ेंगे, वोट भी पाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है उनसे कोई नुकसान होने की संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी एक सेकुलर
और इस समाज को स्थापित करने वाले नेता हैं, उनके प्रत्याशियों को और गठबंधन के प्रत्याशियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सपा का और रालोद का गठबंधन है, तो मुरादाबाद से सपा सांसद हैं एस टी हसन और संभल से शफीकुर रहमान। अब जिस प्रकार से वो लड़कियों वाला भी बयान चल रहा है कि लड़कियों की शादी की एक जो है उम्र तय कर दी है, वो कह रही है कि बोले इससे 18 साल की एज में होना चाहिए, वरना लड़की जो है आवारागर्दी करेंगी। तो इस प्रकार के बयानात क्या लग रहा है जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या सपा को नुकसान हो रहा है बयानों से? देखिए, जहाँ तक बयान देने का नज़रिया है, आदरणीय भारत साहब और आदरणीय डॉक्टर एस टी हसन साहब निर्वाचित सांसद हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। वो क्या बयान देते हैं उनकी ज़ातियत की राय हो सकती है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक महिला जब वो उसके बड़े होने का रूप दिया जाता है तो उसमें एक कुछ मेडिकल साइंस मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, उसके मुताबिक बच्ची कितने दिन में बड़ी हो जाती है मेडिकल साइंस तय करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर सदन में ये लाते हैं कि 18 साल के बजाय 21 साल में शादी होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि उन्हें क्या पता। मुझे तो 25 में भी कोई एतराज़ नहीं है, वो 25 साल की उम्र कर दें, मुझे क्या एतराज़ है, और ना मेरे वर्ग को एतराज़ होना चाहिए। भारतीय परिवेश में पली बड़ी नारी एक सभ्य नारी होती है, चाहे वो मुसलमानों में पली हो, सिखों में पली हो, ईसाई में पली हो या हिंदुओं में पली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे इसके ऊपर बयान देना मेरे ख्याल से वो उनकी व्यक्तिगत समझ हो सकती है, किसी पार्टी की नहीं है। बल्कि मैं तो फिर पुनः दोहराता हूँ कि वो 18, 21, 25 कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। ना तो भरत साहब को दिक्कत होनी चाहिए, ना एस टी हसन साहब को। मुसलमानों की बच्चियाँ जहन से कमज़ोर नहीं है जो वो फ़िक्रमंद हैं, हमारी बच्चियाँ अक्लमंद हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बयान, मैं उस बयान से सहमत कतई नहीं हूँ। जनसंख्या कानून भी लागू करने की मांग हो रही है, तो इस कानून का आप किस तरीके से देखते हैं? हिंदुस्तान के अंदर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इसकी जानते हैं क्या संख्या थी? उस वक्त मुसलमानों की क्या तादाद थी? जब आप लंबी बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वक्त जो मुसलमानों की संख्या थी, तादाद थी, जितने प्रतिशत में थी आज़ादी के बाद, आज उससे घट गई है। अगर गाँव में जाकर आंकड़े पेश करें, इस नज़रिए से कोई देखे, मुस्लिम नेता, हिंदू नेता, कोई दल के जनसंख्या कानून पर पाबंदी लगाकर मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है, तो मैं तो मुस्लिम नेताओं को भी, मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी मैं अपनी तरफ से ये बात कहता हूँ, इसके ऊपर झमेला कोई नहीं है। वो तो एक बच्चा करें, 2 बच्चों से क्या मतलब है, हम पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आज मुसलमानों की संख्या देख लें, अगर 15% है आज़ादी के वक्त में, वो 15 से कहीं ज़्यादा थी, और आज उनकी 15% ऑन रिकॉर्ड मानी जाती है। तो जनसंख्या अगर आंकड़े पेश किए जाएं तो उस वक्त में जब 40 करोड़ की जनसंख्या थी, तो उस वक्त में मुसलमानों की तादाद जो गिनी जाती थी 25% गिनी जाती थी। रिकॉर्ड देख लें, गूगल मौजूद है। तो मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी को गुमराह करना चाहे आज की हुकूमत, अपने मतदाताओं को तो करे गुमराह, लेकिन आज के वक्त में सब 2 रोटी खाते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाजवादी के नेताओं पर जिस प्रकार से IT रेड डाली जा रही है और CBI के द्वारा भी धमकाया जा रहा है, सर, तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं चुनाव? माइट इज़ राइट, पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ED लगाए या कोई और लगाए, भाई गलती कोई करेगा तो भुगतेगा, लेकिन फिर भी अगर अनावश्यक रूप से गलत तरीके से ED का और CBI का इस्तेमाल होता है, संवैधानिक रूप से गलत है। अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए। बहन जी कह रही हैं कि 2007 से जिस प्रकार से हमने बहुमत हासिल किया था, उससे इस बार जो है भारी बहुमत और सीटों के साथ जो है बसपा की सरकार बनने जा रही है 2022 के चुनाव। मैं अपने मुंह से ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पेश करेगा, मेरी राय है। ऐसे ही आदरणीय बहन जी की राय है, वो पहले हुकूमत में रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो साफ है। अगर बीजेपी जा रही है तो आदरणीय अखिलेश यादव अपने गठबंधन के साथ आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बीएसपी की हुकूमत आ रही है, और अगर बहन जी कह रही तो उनकी ज़ाती राय है, कहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हुकूमत आदरणीय अखिलेश यादव जी की आ रही है और उसके सहयोगी दल साथ में रहेंगे।